दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर का नाम है असेसमेंट एंड ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अब की बारिश में से आ सकता है। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर के अंदर मैंने यहाँ पे दो पार्ट बना रखे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, एक तो असेसमेंट और दूसरा ऑडिट। ठीक है ना। असेसमेंट के अंदर ये टोटल 6 सेक्शन हमें पढ़ने हैं इसके अंदर, और ऑडिट के अंदर ये 2 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन 59, 60, 61, 62, 63, 64 और ऑडिट के अंदर 65 और 66, यानी कि टोटल 8 सेक्शन हमें इसके अंदर कवर करने हैं और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। और साथ में कंपाइलर के जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है आपके पास जो भी कंपाइलर है जिन भी सर का, वो सारा का सारा कंपाइलर आपको खुद से सोल्व करना है जरूरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप कोई चैप्टर करते हैं। अगर उस चैप्टर के अंदर मैंने डिटेल में कितने भी चाहे स्टडी मेट के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्स्ट्रा कंपाइलर के क्वेश्चन जरूर कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे यहाँ पे 2 वर्ड है चैप्टर के अंदर, असेसमेंट एंड ऑडिट। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना, बात खत्म। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो भी रिकॉर्ड है, जो रिटर्न है, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल किए हैं उनका एग्जामिनेशन करना, उनको चेक करना, बस इसको बोलते हैं ऑडिट। आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाता है पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग असेसमेंट। और असेसमेंट के पहले हम 6 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। सेल्फ असेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, एज पर सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपना जो टैक्स का अमाउंट है, ठीक है ना, वो सेल्फ असेस, खुद ही असेस करना चाहिए और खुद ही अपनी रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए अंडर सेक्शन 39। ये बोलता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। जैसे ही आप ये सेक्शन पढ़ लें, कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आपको निकाल लेने चाहिए। ये याद रखना, खाली प्रोविजन आपके किसी काम के नहीं है अनटिल अनलेस आप अपने हाथ से सारे क्वेश्चन नहीं देख लेते अच्छे तरीके से। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा जरूर अपने हाथ से निकाल लें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो सेक्शन 60 क्या कहता है, प्रोविजनल असेसमेंट। ये कहता है कि कोई भी अगर टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है ना, वो अनेबल है, क्या डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि भाई क्या वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, या टैक्स रेट क्या लगेगा, ये नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। बोलो क्लियर है। अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन वैल्यू या रेट नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है तो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए क्या कर सकता है, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद प्रोफेसर क्या करेगा, प्रोविजनल ऑर्डर पास करेगा विद इन 90 डेज। जैसे ही वो रिक्वेस्ट रिसिप्ट होती है उसको, उसके 90 दिन के अंदर अंदर प्रोफर ऑफिसर एक प्रोविजनल ऑर्डर पास कर देगा। अब प्रोविजनल ऑर्डर के अंदर जो अमाउंट है वो देखना पड़ेगा कि फाइनल ऑर्डर के हिसाब से कम है या ज्यादा है, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, फिर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर कब पास होगा, ठीक है ना, ये विद इन 6 मंथ होगा। ठीक है ना, प्रोविजनल ऑर्डर जब पास किया गया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर फिर क्या है, फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। लेकिन अगर सफिशिएंट कोच है, ठीक है, तो ये 6 महीने का टाइम 6 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। कौन एक्सटेंड कर सकता है इसको, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोविजनल ऑर्डर पास किया गया, ठीक है ना, और फाइनल ऑर्डर पास किया गया, ठीक है ना, दोनों के अंदर जो अमाउंट बताया गया टैक्स का, ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल ऑर्डर हमने देखा, ठीक है ना, कि जो फाइनल ऑर्डर के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी आई है वो ज्यादा है और प्रोविजनल ऑर्डर के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी निकाली गई थी वो कम है। तो ऐसे केस में, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% की रेट से। डिपार्टमेंट हमसे इंटरेस्ट लेगा कि भाई ये इतना जो है प्रोविजनल ऑर्डर था और इतना जो है फाइनल ऑर्डर में डिफरेंस बचा है, तो 18% से इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट कब से लगने वाला है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे आपके कंपाइलर में जरूर बनाने। इंटरेस्ट का रेट रहता है दोस्तों 18%। फ्रॉम कब से, फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट देख लेना क्या है, ड्यू डेट के बाद फर्स्ट डे, यानी कि 20th है, कोई भी 20th अप्रैल है या 20th जून है या जो भी है, उसके नेक्स्ट डेट से फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। ये देख लेना कि एक्चुअल पेमेंट की डेट क्या है, ठीक है ना, और ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट के बाद से, ठीक है ना, तुरंत बाद से, ड्यू डेट के तुरंत बाद से वहां से लेके और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट के, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ डेज निकल जाएंगे आपके। और इंटरेस्ट का रेट रहने वाला है 18%। लेकिन इसका अगर उल्टा हो तो मतलब फाइनल ऑर्डर में जो अमाउंट बताया गया है वो कम है, जबकि प्रोविजनल ऑर्डर के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, बोलो क्लियर है। यानी इस केस में क्या था, ठीक है ना, फाइनल ऑर्डर ज्यादा था
और ये कम था। अब यहाँ पे उल्टा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो फाइनल ऑर्डर आया है वो कम है और प्रोविजनल ऑर्डर जो था उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी। ऐसे केस में हमारा रिफंड बनता है और उसके हमें 6% इंटरेस्ट, अगर डिले होता है रिफंड के केस में तो 6% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। आफ्टर, कब से? फ्रॉम द आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड के लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो रिफंड की एप्लीकेशन जब रिसिप्ट हो जाएगी, ठीक है ना, डिपार्टमेंट को, उसके 60 दिन एक्सपायर होने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज यानी 61 डेज से, ठीक है ना, क्या है, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। और कब तक? जब तक एक्चुअल डेट ऑफ रिफंड रहेगी वहां तक 6% का रेट रहने वाला है। आगे दो यहां पर मैंने नोट लिख रखे हैं। पहला नोट है टैक्सेबल पर्सन को क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रोविजनल अगर ऑर्डर के लिए, प्रोविजनल इसके लिए अगर वो करता है तो उसे टैक्सेबल पर्सन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक बॉन्ड विद ए सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो एक्सीड नहीं हो सकती 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो सिक्योरिटी है वो रिलीज हो जाएगी वंस फाइनल ऑर्डर पास, एक जैसे ही फाइनल ऑर्डर पास हो जाता है सिक्योरिटी आपकी रिलीज हो जाएगी विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? तो यहां पर ये खत्म हो जाता है सेक्शन 60। अब बात करते हैं सेक्शन 61 की, स्क्रूटनी, ठीक है ना, ऑफ रिटर्न, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 61। यहां पे क्या है, प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। और क्या है, जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, रिटर्न चेक करता है रजिस्टर्ड पर्सन की, ठीक है ना, छानबीन करता है और उसे क्या मिलता है, फाउंड डिस्क्रिपेंसी बेटा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर ये मिलता है उनको तो क्या करेगा प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस इशू कर देगा और कहेगा रजिस्टर्ड पर्सन को कि एक्सप्लेनेशन दो इसके ऊपर, और 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। और रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है डिस्क्रिमिनेंसी और उसके साथ साथ वो टैक्स पे कर देता है इंटरेस्ट के साथ साथ, तो मैटर वहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। अगर रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, क्या है, एक्सप्लेनेशन देता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सप्लेनेशन डिससैटिस्फाई है, कौन, प्रॉपर ऑफिसर, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप ले सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या स्टेप ले सकता है, ठीक है ना, वो ऑडिट करा सकता है अंडर सेक्शन 65, जो कि हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करा सकता है अंडर सेक्शन 66, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और एक चैप्टर हमने पढ़ा था इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 67 किया जा सकता है और प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 73 और 74 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करना, ठीक है ना। इसके ऊपर स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 5 भी आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे सेक्शन 62 की, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइल ऑफ रिटर्न। इसके अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है ना, जो सिस्टम होता है, डिपार्टमेंट का जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली मेल या मैसेज जनरेट करता है, और जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना, उनको ऑटोमेटिकली मेल और, ठीक है ना, क्या चला जाता है, मैसेज चला जाता है कि भाई रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन अगर उनमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, और ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है, ठीक है ना, तो सिस्टम अगेन जनरेट करता है मेल या मैसेज, और जो भी डिफॉल्टर है जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है उनको रिमाइंड कराते हैं, ठीक है ना, कि भाई रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है ना, पहले ही लेट हो चुके हो आप। लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद भी क्रॉस हो जाते हैं 5 दिन, ठीक है ना, तो फिर क्या करेगा, डिपार्टमेंट नोटिस देगा, ठीक है ना, और कि भाई रिटर्न फाइल कर दो, और 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद भी अगर बंदा बिल्कुल ही ढीठ है, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर डालेगा, ठीक है ना, ओके। और जो भी उसके पास डिटेल होंगी उससे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर डालेगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है दोस्तों, वो ये है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना, कि वेयर रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो वैलिड रिटर्न फर्निश कर देता है, जो भी डिफॉल्ट पीरियड रहा है उसका, ठीक है ना, अगर 60 दिन के अंदर अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर आया है, ठीक है ना, उस असेसमेंट ऑर्डर के 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर ऑटोमेटिकली विड्रॉन हो जाएगा। ये माना जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, विड्रॉन हो गया है, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं लगेगी, वो तो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50, ठीक है ना, सब सेक्शन 1 के अंदर, और लेट फी अंडर सेक्शन 47 के अंदर जो रहने वाली है, ठीक है ना, वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि अगर वो 60 दिन के अंदर वैलिड रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो उसको 60 दिन का और फर्दर टाइम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों उसको एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट का पॉइंट रहा है, ठीक है ना। 100 रुपीज पर डे बियॉन्ड 60 डेज, 60 डेज के बाद 100 रुपए पर डे के हिसाब से एडिशनल फीस उसको देनी पड़ेगी। एडिशनल फीस ऊपर वाली फीस के अलावा है जो ऊपर हमने बात की है, ठीक है, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 63 की।
सेक्शन 63 के अंदर क्या करना है दोस्तों, ये तो सिर्फ रट्टे वाली चीज है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, कि भाई असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी तरीके से आए तो आपको ये सेम टू सेम आपको लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है, वेयर ए टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के रीजन क्या है, 2 3 4 5, ये चार पॉइंट, ठीक है ना, फर्स्ट वाले को छोड़कर अगर ये पॉइंट है जिसकी वजह से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, रजिस्टर्ड पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है किसी प्रोविजन का, ठीक है ना, या फिर रजिस्ट्रेशन जो लेता है वो बाय फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट के द्वारा लेता है, ठीक है ना। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी हैज नॉट पर्सन रिटन बियॉन्ड 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करता है अगर बंदा कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है, ठीक है ना, रिटर्न फाइल नहीं करता है 3 मंथ बीत जाते हैं उसके बाद भी, ठीक है ना। एंड पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25(3) सब सेक्शन 3 हैज नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर वो क्या नहीं करता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। समरी असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। तो समरी असेसमेंट क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि प्रोटेक्ट करना है क्या रिवेन्यू इंटरेस्ट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, प्रायर अप्रूवल पहले परमिशन लेगा वो किसकी, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर की, ठीक है ना, और समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है ना, और अगर किसी भी तरीके का डिले किया गया ऑर्डर पास करने में तो एडवर्सली इफेक्ट होएगा रिवेन्यू हमारा, तो इस तरीके से प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, समरी असेसमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, मैंने अभी भी आपको पीछे एक क्वेश्चन पढ़ाया है विड्रॉल का, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑर्डर, और ये वाला विड्रॉल, तो आप ये वाला विड्रॉल देखेंगे अगर तो सेक्शन 64 में है, और पहले वाला अगर आप विड्रॉल देखेंगे दोस्तों ये वाला, तो ये आता है सेक्शन 62 के अंदर। तो सेक्शन 62 और सेक्शन 64 दोनों का विड्रॉल बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। क्या पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि कौन कौन से केसेस में विड्रॉल बनता है, तो याद रखना सेक्शन 62 में जो मैंने अभी बताया था, सेक्शन 64 में विड्रॉल ये वाला है, विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है ना। विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर यानी कि समरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, समरी असेसमेंट ऑर्डर जो है उसको विड्रॉल किया जा सकता है, कौन कर सकता है, कैन बी विड्रॉन बाई एसी एंड जेसी, ठीक है ना, बोलो एसी और जेसी कर सकते हैं, लेकिन उस कब कर सकते हैं, या तो एप्लीकेशन लगाई गई हो, टैक्सेबल पर्सन एप्लीकेशन लगा देता है विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर, और या फिर वो खुद से भी कर सकते हैं सुमोटो, अगर उनको लगता है कि ऑर्डर जो है, ठीक है ना, एरिन्यूएस है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको याद करना है और वो भी याद करना है, दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन कौन से केसेस में असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ किया जा सकता है। तो समरी असेसमेंट ऑर्डर और सेक्शन 62 के अंदर, 64 के अंदर, दोनों के अंदर ये दो केस हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, यहां पर असेसमेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं ऑडिट। ऑडिट के अंदर 2 सेक्शन दे रखे हैं दोस्तों, सेक्शन 65 और 66, तो दोनों के अंदर डिफरेंस पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट पूछ सकते हैं, सेक्शन 65 अलग से पूछ सकते हैं, 66 अलग से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 65 क्या कहते हैं। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी का मतलब है कि डिपार्टमेंट ऑडिट जब करता है तो 65 के अंदर ऑडिट करता है, तो डिपार्टमेंट का मतलब कमिश्नर या कमिश्नर किसी भी ऑफिसर को एथोराइज कर सकता है, ठीक है ना। और ऑडिट किस जगह पे होएगा, ठीक है ना, तो एट ए प्लेस ऑफ, या तो जिस बंदे का बिजनेस है उसके प्लेस पे हो जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस पे, या सारे रिकॉर्ड अपने ऑफिस में ले जाएगा ऑफिसर, वहां पे ऑडिट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन नोटिस देना जरूरी है, 15 दिन का नोटिस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई भी कंपाइलर है तो आप उसमें देखें, इसका क्वेश्चन जरूर दे रखा होगा और तुरंत ये पॉइंट पढ़ते ही क्वेश्चन सोल्व कर देना। क्वेश्चन क्या होगा कि अंडर सेक्शन 65, ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट आपको बताना है कि कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जो ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 65 वो 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो रिकॉर्ड कब मिले हैं, जो बंदे ऑडिट करने गए हैं उनको रिकॉर्ड या अकाउंट्स कब अवेलेबल कराए गए हैं बिजनेस के द्वारा, मेड अवेलेबल, ये वर्ड याद रखना, कब अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक्चुअल में उन्होंने ऑडिट करना कब स्टार्ट किया गया है, दोनों डेट दे रखी होंगी, दोनों डेट लिख लेना, और दोनों में से जो भी बाद की डेट है उसको चूज कर लेना, वो हो जाएगी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। वहां से 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करना है, ये डेट आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना, 6 महीने के लिए, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, स्पेशल ऑडिट आ सकता है। स्पेशल ऑडिट कौन करता है दोस्तों,
सीए या सीएमए करते हैं जो कि कमिश्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके के नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो भी सीए सीएमए होंगे उनका रेम्युनरेशन भी कौन डिसाइड करता है? डिपार्टमेंट यानी कि कमिश्नर डिसाइड करता है। ये ऑडिट कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए? 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और इस टाइम को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 90 डेज के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेशल ऑडिट कब कंडक्ट कराया जा सकता है? स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना, जब स्क्रूटनी की जा रही है, इंक्वायरी या इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड क्या हो रहा है? वैल्यू नॉट करेक्टली डिक्लेयर, ठीक है ना, किसी भी ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है ना, लगता है कि करेक्टली डिक्लेयर नहीं है, और या आईटीसी अवेल्ड इज नॉट विद इन नॉर्मल लिमिट, यानी कि जो आईटीसी अवेल किया गया है वो नॉर्मल लिमिट के अंदर नहीं है। ये दो केस में क्या है? स्पेशल ऑडिट कराया जा सकता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और नया वीडियो में डालने वाला हूं। कोशिश कर रहेगी कि कल ही तक मैं वो वीडियो डाल दूं, जिसके अंदर थ्योरी के दोस्तों मैं 9 चैप्टर देने वाला हूं, 6 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और उसके अलावा 3 छोटे छोटे चैप्टर जो अक्सर आप लोग छोड़ देते हैं। सभी लोग उसको छोड़ देते हैं ये सोच के कि अरे इसमें से नहीं आता, लेकिन अब की बार उन 3 चैप्टर्स में से भी बहुत ज्यादा पेपर में लगने के चांस है। कम से कम 7 नहीं, 8 नहीं, पूरा 10 नंबर तक का 3 चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर हैं जो हमेशा छोड़ देते हैं। 6 चैप्टर ऐसे हैं थ्योरी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनमें से आप हमेशा पढ़ के जाते हो और लगता है कि यहाँ से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको इग्नोरेंस रहती है। वो 3 चैप्टर भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। 100% थ्योरी यानी कि 9 चैप्टर मैं आपको देने वाला हूं कल मैराथन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और जुड़े रहें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के लिए आप मेरा मैराथन चेक कर सकते हैं, और नोट्स के लिए दोस्तों आप ज्वाइन कर लेंगे क्या टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।